बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो सेल्स टैक्स से रिलेटेड है और अभी आपको मालूम हुआ होगा कि 1 फरवरी को एक सर्कुलर इशू किया एफबीआर ने, सर्कुलर 2/54, और उसमें उन्होंने ये इंटेंशन शो की कि हम सिंगल रिटर्न बना देंगे जिसके अंदर फेडरेशन की और तमाम प्रोविंसेस की एक ही सिंगल रिटर्न होगी। अब इसके ऊपर काम हो रहा था और अब आईआरएस के ऊपर ये प्रॉब्ली लोड भी हो गई है और आईआरएस आजकल कुछ मतलब प्रॉब्लम कर रहा है, चल नहीं रहा, स्लो हुआ है। लेकिन आई थिंक वो उसके रीजंस भी यही हैं कि सेल्स टैक्स की रिटर्न जो है वो अब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगी। इसके पॉजिटिव भी इम्पैक्ट हैं और कुछ नेगेटिव भी होंगे, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी ज़ाहिर है इनिशियली। लेकिन आपको थ्रू दिस वीडियो इंटीमेट करना था कि आप सिंगल सेल्स टैक्स की रिटर्न होगी। और गवर्नमेंट ने अपनी जो दूसरी इंटेंशन शो की है वो ये कि सेल्स टैक्स को और ज़्यादा इन्फोर्स करेंगे। थोड़ा सा इसको मैं चाहता हूँ शेयर करूँ आपसे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फ़र्क क्या है और उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं। डायरेक्ट टैक्स जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स होता है कि जितनी इनकम होगी उतना टैक्स होगा, जबकि सेल्स टैक्स के अंदर ये होता है कि एक बराबर लगता है इर्रिस्पेक्टिव के उसकी इनकम कितनी है। तो इसका जो रिजल्ट होता है वो ये कि डायरेक्ट टैक्स से, क्योंकि प्रोग्रेसिव होता है, तो इन्फ्लेशन नहीं होती। जबकि सेल्स टैक्स के अंदर अगर किसी की इनकम 40,000 है तो वो भी अगर सोप ले रहा है और उस पर 18 रुपीज़ दे रहा है तो वो भी 18 देगा, और किसी की इनकम अगर 2 लाख है तो वो भी 18 रुपीज़ देगा। तो इन्फ्लेशन इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर बढ़ जाती है। थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर कर दूं कि ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं और इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर एक ड्रॉबैक ये है कि उसमें टैक्स इवेजन पॉसिबल है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्योंकि वो ग्रॉस पे लिया जा रहा होता है तो वो कलेक्ट हो जाता है। तो गवर्नमेंट की रिलायंस अगर हिस्टोरिकली भी देखें तो इनडायरेक्ट टैक्स पे बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैं लास्ट 3 ईयर्स का आपसे डेटा शेयर कर लेता हूँ। 2021 में जो बजट था वो था जनाब 8,487 बिलियन रुपीज़ ऑल टुगेदर। इसमें जो एफबीआर की कलेक्शंस थी वो थी 5,829 बिलियन रुपीज़, और इसको अगर स्प्लिट करें तो 37 आ रहा था डायरेक्ट टैक्सेस से जो कि बनता है 2,182 बिलियन रुपीज़, और 63% आ रहा था इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो कि बनता है 3,647 बिलियन रुपीज़, और इस वक्त गवर्नमेंट के खर्चे थे 7,523 बिलियन रुपीज़। आगे चलते हैं अगले साल 2022 में जो बजट था ऑल टुगेदर टोटल वो था 9,502 बिलियन रुपीज़। इसमें एफबीआर की जो कलेक्शन थी वो 7,004 बिलियन रुपीज़ थी, और अगेन डायरेक्ट से कलेक्शन थी इनकी 37% जो कि थी 2,558 बिलियन रुपीज़, और इनडायरेक्ट टैक्स से थी 63% यानी 4,431 बिलियन रुपीज़। और इस साल गवर्नमेंट के जो खर्चे रखे गए वो 8,694 बिलियन रुपीज़। आगे मजीद चलते हैं 2023 का जो है, 2023 में 14,460 बिलियन रुपीज़ का बजट है। इसमें से एफबीआर का जो टारगेट है वो 9,200 बिलियन रुपीज़ है, और बाय द वे भी एफबीआर थोड़ा अपने टारगेट से पीछे है, तो इसलिए वो और स्टेप्स ऐसे ले रहे हैं जिससे वो अपने गैप को फिल कर सकें। इसके अंदर 41% डायरेक्ट टैक्स से इन्होंने सोचा करेंगे और 59% करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स से। तो डायरेक्ट टैक्स से जो करेंगे वो 3,759 बिलियन करेंगे और इनडायरेक्ट टैक्स से 5,441 बिलियन। गवर्नमेंट के खर्चे जनाब हो गए 13,320 बिलियन रुपीज़। अगर आप देखें तो टैक्स पेयर दे रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों मिला के टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का वो मुसलसल बढ़ रहा है, और जब तक उसको भी पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ बजट नहीं किया जाएगा तो सोल्यूशन नहीं आएगा। जो अब सिचुएशन है उसमें ये कि हमें इस पॉइंट को भी रेज करना चाहिए कि ठीक है कलेक्शन बढ़ाएं, नए टैक्सेस भी लगे, लेकिन उन टैक्स को कहाँ खर्च किया जा रहा है, और गवर्नमेंट को रन करने के जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं, ब्यूरोक्रेसी के खर्चे हैं, दूसरे और खर्चे हैं वो क्या हो रहे हैं, पीएचडीपीस पे क्या खर्चा हो रहा है, और एजुकेशन पे क्या हो रहा है, दूसरी उन सारी चीज़ों को भी अब हमें देखना होगा। अगर अब सेल्स टैक्स के ऊपर वापस आते हैं इस मौजू पे, तो जो अब तक था, जो हमारा चैप्टर 3 है, जो सेक्शन 14 है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का, तो उसको अगर हम समराइज करूँ, मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू कॉम्प्लिकेशंस और लेंथी उसमें, तो समराइज करूँ तो ये सेल्स टैक्स अप्लाई होता था उन लोगों के ऊपर जो टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं
और उसमें मैन्युफैक्चरर्स थे जो कि कॉटेज इंडस्ट्री में ना हो, उसमें रिटेलर्स थे जो डिफाइन किए जाएं एज पर रूल, या वो जो उनको उन्होंने उसको एक्सक्लूड कर दिया था जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे दे रहे थे, और इसी तरह इंपोर्टर थे, एक्सपोर्टर्स थे, और वो एक्सपोर्टर्स जो ज़ीरो रेटेड में रजिस्टर्ड थे क्योंकि उन्हें अपने सेल्स टैक्स का रिफंड लेना होता था, होलसेलर थे, डीलर थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे, ये लोग थे जनरली। अब इन्होंने जो चेंज किया है वो 17 फरवरी को, और इसके अंदर इन्होंने स्कोप को थोड़ा बढ़ा दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरर के केस के अंदर उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चर नॉट फॉलिंग इन द कॉटेज इंडस्ट्री, द एग्जेम्पशन फॉर मैन्युफैक्चर इन द कॉटेज इंडस्ट्री इज क्लियरली defined. Manufacturers whose annual turnover from taxable supplies exceed 10 million rupees, annual supplies 10 million rupees, or whose annual utility bill exceeds 800,000 rupees are now obliged to register for sales tax. एक बात रिटेलर के ऊपर, रिटेलर पे कहते हैं कि द क्राइटेरिया ऑफ रिटेलर्स have been specified and registration is now mandatory for tier 1 retailers. This includes retailer operating in as unit of national or international chains, those in air conditioned shopping malls, and wholesalers come retailers engaged in bulk import and supply of consumer goods. और इसी तरह इन्होंने persons required for federal, provincial and federal laws के अंदर बात की, इसके अंदर होटल, क्लब, केटरर्स, कस्टम एजेंट्स, इसके अलावा स्टीवर्ड्स, कोरियर सर्विसेज, ये सारे भी इसमें आ रहे। तो अब जो नज़र आ रहा है कि फोकस बढ़ेगा मज़ीद अगर सेल्स टैक्स के ऊपर, जैसे कि इससे लग रहा है, और एक रिटर्न भी बना दी जाएगी, तो जाहिर है कि ये इसके ऊपर मॉनिटरिंग भी स्ट्रांग हो जाएगी, और वो तो एक अच्छा स्टेप है, होनी चाहिए। मगर ये कि अब इन्फ्लेशन बढ़ने के चांस जो है वो, मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि सेल्स टैक्स जिस तरह से ये इन्फोर्स होगा, होने जा रहा है और होगा, और ज़्यादातर अब ये रिटेलर्स पे और जो आर्थीज हैं, जो बीच के लोग हैं, उनको भी इन्होंने फोकस किया है, कॉटेज इंडस्ट्री को इसमें ले आए हैं। प्लस ये कि जो FBR है उसका एम ये है टू स्ट्रीमलाइन द टैक्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रिड्यूस टैक्स इवेजन एंड एनहांस रेवेन्यू कलेक्शन by including a diverse range of businesses with the TaxNet. The move is expected to contribute significantly to the government's efforts in achieving fiscal stability and economic development. Business falling under these identified categories are urged to promptly initiate the registration process to avoid any penalties or legal consequences. तो इन्होंने इसको डिफाइन कर दिया कि मज़ीद जो लोग हैं इनको फ़ौरन उन्होंने एक तरह से इंटीमेट किया कि आप अपने को रजिस्टर कराएं। और जबकि हमने लास्ट अपनी वीडियो में भी डिस्कस किया था उन चीज़ों को जो रियल टाइम इनवॉइसिंग के हवाले से थी, उनके ऊपर भी बात की थी। साथ साथ मैं यहाँ पे एक विद होल्डिंग टैक्स का भी जिक्र करते चलूँ कि जो विद होल्डिंग टैक्स है, आपको मालूम है कि वो टैक्स पेयर ही कलेक्ट कर रहा होता है। तो अगर FBR के डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर भी देखा जाए तो जो उनकी टोटल कलेक्शन होती है फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस, उसमें से 68% टैक्स पेयर ही करके दे रहा होता है, और उसी की कॉस्ट पे वो कलेक्शन हो रही होती है। और उस टैक्स पेयर को अपने यहाँ पास कंप्यूटर्स रखना पड़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ता है, रिकॉर्ड कुछ रखना पड़ता है, मेंटेन रखना पड़ता है 6 साल तक, और उसके मॉनिटरिंग ऑडिट्स को फेस करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के साथ हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो टैक्स पेयर गवर्नमेंट को एक तरह से असिस्ट कर रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं, तो उनको कोई इंसेंटिव दिया जाए, बजाय इसके कि उनको बम्बारमेंट ऑफ नोटिसेस होते हैं, जिसकी वजह से एक डिस्कम्फर्ट भी होता है और उनकी जो बिज़नेस के ऊपर से फोकस है वो भी डिस्टर्ब होता है। तो इस वक्त जो अप्रोच है गवर्नमेंट की, वो मैंने आपसे शेयर की। लास्ट 2-3 साल की बजट टोटल क्या थे, उसमें FBR की कंट्रीब्यूशन क्या थी, डायरेक्ट टैक्स की कितनी थी, इनडायरेक्ट की कितनी थी, और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स क्या थे और किस तरह वो बढ़ रहे हैं, उनको डिस्कस किया हमने। और अब जो नया कैटेगरीज को रजिस्टर करना चाह रहा है FBR, और उसने इंटीमेट किया है कि इसको अब हम रजिस्टर करने जा रहे हैं, वो हमने शेयर की। और इस जो अब सिंगल रिटर्न है उसके बारे में बात की। बहरहाल इसको हम और मज़ीद डिटेल में करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।